चलो ठीक है, स्टार्ट। सम ऑफ द एनिमल्स जो कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक बढ़ते रहेंगे, उसमें एक मैं बता देता हूँ तुम्हें, टेप वॉर्म। और चलो एक बता दिया। आप मुझे ये बताइए, जो कल मैंने होमवर्क दिया था, नेचुरल किलर सेल्स आर लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं ये वो सेल्स होती है जिनसे आगे जाकर बाकी सेल्स बनती हैं। जैसे टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में जिस सेल से बनते हैं ना उसे प्रोजेनिटर बोलेंगे इनका। वही सेम सेल नेचुरल किलर सेल्स को बनाती है, इसलिए वो अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है। साइटोटॉक्सिक होता है वो भी टी किलर सेल की तरह, नेचुरल किलर सेल्स। जैसे कैंसर सेल की बात कर रहे थे ना, कैंसर सेल में क्या होता है, एपोप्टोसिस होती है। नेचुरल किलर सेल्स जाके क्या करती है, उसके अंदर कुछ केमिकल रिलीज कर देगी जो उसके अंदर जाकर क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे प्रोग्राम सेल डेथ उसकी। तो एक तो ये क्वेश्चन था, दूसरा क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या था? हाँ, हार्ट सेल्स, उस पर आते हैं। एक और क्वेश्चन था क्या? हाँ वो बताइए। टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स किस में आती है? कहाँ पढ़ा आपने? आपने पढ़ा है इसको या अपने आप बोल रहे हो? नेचुरल किलर सेल्स किस में आएंगी? वो लिम्फोसाइट्स है, वो इनेट में आती हैं। हैं? पढ़ के नहीं आ रहे हो यार, कोई मज़ा नहीं आता है ऐसे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ो, पहले आगे करते हैं। हाँ, थर्ड वाला मैं बता देता हूँ तुम्हें, इस क्वेश्चन को दोबारा देख के आना जो अभी मैंने बोला है। कार्डियक सेल्स की बात थी, इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लो। जब हार्ट सेल्स क्या होता है, शुरुआत में उसको एक पॉइंट लेना पड़ता है। जब बचपन में होता है दिल का साइज थोड़ी देर के लिए बढ़ता है, क्योंकि देखो बच्चे का दिल छोटा होता है और एक एडल्ट का बड़ा होता है ना, वो साइज़ तो कंपनसेट करना पड़ता है। लेकिन ये बात सही है कि हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं उसके बाद, समझे आप? तो वो जी नोट फेज में होते हैं, वो डिवाइड नहीं करते हैं। इसीलिए अगर किसी को एमआई होता है, मैंने आपको बताया था व्हाट इज एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, टिश्यू डेथ जो हार्ट में होती है, इसमें बहुत कम हीलिंग प्रोसेस होती है, इसीलिए वो हार्ट अटैक में खेल ख़त्म हो जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर, वो भी मैं आपको बताता हूँ, चलो। हाँ, वो एक प्रोटीन है एक्चुअली में, उस पर हम आएंगे। रुक जाओ कंट्रोल, पहले आगे चल रहे थोड़ा सा। आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये आपको पता है कि हार्ट में हार्ट मसल्स का डायग्राम पता है? कार्डियक मसल्स का डायग्राम? यस सर। हाँ, टिश्यू किया था, कार्डियक टिश्यू। सर टिश्यू आपने नहीं करवाया नहीं? अच्छा, अभी नहीं करवाया। फटीग नॉन फटीग होता है कार्डियक टिश्यू, नॉन फटीग है, ब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे इसके स्ट्रक्चर होता है, बीच में ऐसे ऐसे ब्रांच होती है टिश्यूज में। ठीक है, और साथ में ये क्या है, इसमें भी स्ट्रिएशंस है, इसलिए ये स्ट्राइप्ड है। ठीक है, ये बीच में आप देखिए, ये इसकी ऐसा कार्डियक टिश्यू होता है। इसमें खासियत क्या होती है, इसमें बूस्टर रिंग प्रेजेंट होती है। एक सेल है और एक दूसरी सेल है, इसके बीच में यहाँ पर ऐसे बूस्टर रिंग प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं इंटर कैलेटेड डिस्क। सुना है इसका नाम? और इसको हम बूस्टर रिंग भी बोलते हैं, बूस्टर रिंग। ठीक है, इस सेल से कार्डियोसाइट किसका नाम होगा? कार्डियोसाइट, हार्ट की सेल्स को कार्डियोसाइट्स बोलेंगे। इस सेल से जब इसमें आएगी इम्पल्स, ठीक है, तुम्हें पता है ये चीज़ें देख लो पहले, ये सब सेम है। डीपोलराइजेशन, ठीक है, सेम है किसके? सिस्टोल। ठीक है, मैं कहता हूं अगर मैं एट्रियल डीपोलराइजेशन, तो मैं क्या बता रहा हूं? एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जब ये इम्पल्स चलती है ना, तुम्हें मैंने वो बताया था कंडक्शन सिस्टम, क्या बताया था सबसे पहले क्या है?
फिर उससे और उससे बंडल ऑफ हेज और उससे परकिंजे फाइबर्स। ये है ना। अब आपको पता है इसके थ्रू क्या होता है, पूरे के पूरे हार्ट में कंडक्शन होती है, पता है ना। लेकिन जब सेल्स एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा ना तो उसके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क है, बूस्टरिंग। जो इंपल्स है वो ये बूस्टरिंग आगे और बढ़ा देंगे, ठीक है। इसका फायदा ये होता है कि बूस्टरिंग से बढ़ जाती है आगे। जब ये बढ़ जाएगी, एक चीज और देखिएगा, चलो एक तो मैं जो होमवर्क देता हूँ ना बहुत डीप होता है, थोड़ा सा उसको सर्च किया करो। अगला तुम्हें मैं बताना चाहूँगा, क्या यहाँ पर तुम देखना हार्ट में इस जगह पे जो मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है। यस सर। केमिकल सिनेप्स सुना था, न्यूरॉन्स सिनेप्स, एसिटाइल कोलिन एक होता है उसमें। जैसे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, जॉइंट होते हैं, प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। आपको कल बताया ना कि यहाँ पे होता है क्या, ठीक है। हाँ वही आपको बताना है, ठीक है। सो एक से दूसरे में जब इम्पल्स जाएगी तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगी, उसको कम नहीं होने देगा। इसलिए जब दिल धड़कता है तो ऐसा नहीं है कि इम्पल्स ऐसे नोट से शुरू हुई है और परकिंजे फाइबर तक जाते जाते बिल्कुल स्लो हो गई है, नहीं, स्पीड से बल्कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ही रहती है, ठीक है, इन बूस्टरिंग की वजह से। वो अलग चीज़ है, वो अभी बता दूंगा तुम्हें क्या दिया जाता है ये, ठीक है ना। तो मैं ईसीजी आपको बताने वाला था। ईसीजी बताने के लिए आपको ये सारा कंडक्शन पता होना चाहिए जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। ईसीजी में पहली बात 12 लीड ईसीजी होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोड होते हैं 10। ये पकड़ती क्या है, ये जब हमारे हार्ट में डीपोलराइजेशन होगा, आयन का मूवमेंट होगा, तभी होगा ना डीपोलराइजेशन। न्यूरॉन में कब होता है डीपोलराइजेशन, जब आयन का मूवमेंट होता है। मसल कब कंट्रैक्ट होती है, जब आयन का मूवमेंट होता है। आयन्स जरूरी है हर एक के लिए, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम जरूरी है ना सब में। ऐसे जब इसमें मूवमेंट होता है तो एक माइन्यूट सी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, ये इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ते हैं, ठीक है। 6 लीड जो होती है वो चेस्ट पे बनाई जाती हैं, 6 लीड्स जो होती हैं वो चेस्ट पे होती हैं, बाकी लिम्फ लीड होती हैं, लिम्फ लीड, ठीक है। 10 इलेक्ट्रोड्स। और ईसीजी आती है 12 आती है, कौन कौन सी, AVF, AVL, AVR, V1, V2, V3, V4, V5, और V6। इसके अलावा 1, 2, 3। ये बेसिक था इसका, ये लीड्स है। अब हम आगे चलते हैं। ईसीजी में आपने देखा होगा बहुत माइन्यूट ऐसे सर्कल हैं और फिर इनको लेके बड़े सर्कल हैं, ऐसे सर्कल नहीं, सॉरी सर्कल में गलत बोल रहा हूँ, स्क्वायर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बराबर होते हैं सारे, ये बन गया एक बड़ा स्क्वायर ऐसे। तो ये जो छोटे छोटे आपको स्क्वायर मिलेंगे ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब अगर इसमें कोई इम्पल्स ऐसे गई है ना यूं, ठीक है, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। इसमें अगर कोई इम्पल्स यूं गई है तो हम किसको काउंट करेंगे, इन स्क्वायर्स को काउंट करेंगे, और हर स्क्वायर एक डेफिनेट टाइम बताता है कि इतना टाइम है। ये 4 स्क्वायर में उसको काउंट कर लो तो पता लग जाएगा ये जो एक वेव है यहाँ से यहाँ तक इसने कितना टाइम लिया है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रिप्रेजेंट्स टाइम। अभी मेन चीज पे आते हैं बेटा, ये लिख लिया सारा? यस सर। देखो अब क्या होता है ईसीजी में, सबसे पहले वो सीक्वेंस आपको याद है, सबसे पहले किसका डीपोलराइजेशन होगा, एट्रियम का। डीपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। तीनों सेम चीज है ना, सेम चीज तो नहीं है,
तीनों में काम यही हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल और डिपोलराइजेशन। एट्रियम से फिर किस में जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। हाँ रुक जाओ, दूसरी सीक्वेंस क्या है? एस ए नॉड, फिर ए वी नॉड, और फिर बंडल में, बंडल ऑफ हिज में, फिर फाइबर्स है, परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। ये दूसरी सीक्वेंस है इसकी। हाँ तो मैं अब ईसीजी बना रहा हूँ। मोस्ट कॉमन ईसीजी होती है ए, पहले ये जाएगी फिर एक वेव बनेगी, ठीक है। ये है पी, फिर एक स्मॉल आपको दिखाई देगी इतनी सी बस, क्यू आर एस टी, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, ये जो वेव है ये क्यू वेव है, ये वाली जो वेव है यहाँ से यहाँ तक आर वेव है, ठीक है। और जो ये वेव है यहाँ से यहाँ तक ये है एस वेव, ठीक है। और ये वाली जो है ये है टी वेव, समझे आप? पी वेव इज फॉर व्हाट? सबसे पहले क्या होता है? एट्रियम, ऐसे नोट से भी नोट चलेगी तो बीच में क्या हो जाएगा? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तब क्या बनेगी? एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियम सिस्टोल, ठीक है ना? 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये पूरा, इस पे आते हैं हम। ये तब बनेगा जब क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। और लास्ट में क्या हुई? जब दोनों रिलैक्स कर रहा होता है, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों, तब बनता है टी, जॉइंट डायास्टोल। डायास्टोल का मतलब है हार्ट किस में है? रिलैक्स में है, हार्ट रिलैक्स कर रहा है। ये कितने का होता है वैसे? 0.4 सेकंड का। ये कितने का होता है? 0.3 सेकंड का। ये कितने का होता है? 0.1 सेकंड का। टोटल कार्डियक साइकिल कितना का हो गया? 0.8 सेकंड का ये कार्डियक साइकिल होता है। ये समझ में आ गया? क्या नहीं हो रहा? येलो में दिख नहीं रहा क्लियर? चलो बोल तो रहा हूँ, उससे पता लग जाएगा। लिख लो बेटा ये सारी चीजें। अभी मैं आपको एक दो इसमें केस बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है? बोलिए। सर आपने आपकी इम्यूनाइजेशन में जब कोई किसी पर्सन को सर स्नेक बाइट करता है, कोई इसमें हो गया, तो उसको अपन यूनिफॉर्म एंटीबॉडी डालते हैं। यस, हाँ। तो अगर कोई स्नेक नहीं है तो भी अगर वो क्या नहीं है, मतलब वो जहरीला नहीं है, हाँ हाँ, तो भी उसमें यूनिफॉर्म नहीं डालेंगे या फिर? बेटा फिर डालेंगे ही नहीं। डालेंगे क्यों? जहरीला ही नहीं है। तो एक्टिव बन जाएगा उसके लिए। अरे जब जहर ही नहीं डाला, अगर वो लेटेस्ट स्टेज में, अगर वो मेरे बेटे बात सुनिए, सांप ने बाइट किया है, ठीक है, वेनम डाला है तभी तो एंटी वेनम देंगे। वेनम नहीं है तो व्हाट इज एंटी वेनम? किसी क्या क्यों? बेटा एंटी वेनम जो दी जाती है सांप स्पेसिफिक होती है, स्नेक स्पेसिफिक, याद रखना। ऐसा नहीं है तेरे को रेटल स्नेक काट रहा है और तेरे को कोबरा की एंटी वेनम दे दिया, फिर नहीं बचेगा। यानी कि ये तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा सांप कैसा था। और अगर वो ये आइडेंटिफाई नहीं होता है तब डॉक्टर मैक्सिमम क्या करता है, उस एरिया में जितने सांप मिलते हैं जो मोस्ट कॉमन है, पहले पूछेगा कैसा कलर था, क्या था,
और फिर उसको मिलाएगा किससे, जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा मिलते हैं, उनसे मिला के फिर अंदाजे से देगा। और अगर फिर भी बात ना हो, बिल्कुल ही क्लियर हो, तो उसको कॉकटेल दिया जाता है एंटीवेनम का, 5, 6, 7, 8 जो भी इस जगह के हैं ना, सब दे दो। समझे? कोई तो होगा। बेटा पहले खड़े हो गए, फिर क्वेश्चन पूछिए। ये एक मिटा दूं मैं ये? हाँ बोलो। आप ये कहना चाह रहे हो मोनू जी कि उस स्नेक ने बाइट किया है तो कुछ तो बॉडी के अंदर डाला है ना? ये नहीं पता कि वो जहर है या नहीं है। अगर बॉडी के अंदर कुछ गया है ना, वो फॉरेन है ना, उसके लिए फॉरेन मटेरियल हो गया बॉडी के लिए, तो एंटीबॉडी बनेगी, चाहे वो जहर है चाहे कुछ भी, उसको बाहर निकालने के लिए। समझे आप? हाँ। इसमें अभी मैं आपको एक दो क्या बताने वाला हूं। देखो, अगर ये पी वेव है और ये थोड़ी देर चला, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, और फिर थोड़ा सा यूं करके यूं बना, इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ब्लॉक है ना, इसलिए पी वेव फॉलो नहीं कर रहा है क्यूआरएस, गायब है क्यूआरएस, यानी वेंट्रिकल क्या नहीं हो रहे, कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टोल नहीं हो रहा है। एक बार हुआ है, 3 बार नहीं हुआ, समझे? 2 बार नहीं हुआ। एक तो ये चीज। दूसरा, ध्यान से देखिए, यूं तो बन गया, ठीक है, पर ये इतना दूर जाके क्या हो रहा है, इसका होना चाहिए था यहीं पे, ये डिस्टेंस बढ़ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं एस नोड और एवी नोड में भी बीच में क्या है, ब्लॉकेज है, या कोई उसको रोक रहा है कंडक्शन को। समझे? ये कुछ चीज़ें होती हैं बेटा जिनसे पता लगता है। तीसरा क्या होता है, ये जो आपने देखा ना, इसी को आप यूं कर दो, ये पूरा ऊपर तक यूं, इसका मतलब है हार्ट का साइज बड़ा हुआ है, जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा। समझे आप? तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी, इसमें आप निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें ऐसे भी हो सकता है बेटा, इधर देखिए, देयर इज नो पी वेव, ये ठीक है ना, वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, पी वेव दिख ही नहीं रही है कहीं कहीं, मतलब एट्रियल नहीं हो रहा है। पर आपको पता है एट्रियम जो होता है उसमें बेसिकली पैसिवली फीलिंग होती है, पैसिव फीलिंग, ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत तो हार्ट काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है उसमें भी। अब आपको हम बताएंगे कुछ एक डिसऑर्डर हार्ट के, ठीक है जी? लिख लेना कार्डियो, मैंने आपको कार्डियक पहले तो ये बताइए, एथेरोस्क्लेरोसिस बता रखा है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सब बता रखा है ना। प्लाक फॉर्मेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है कॉर्नरी आर्टरी में, बता दिया था, ठीक है? हाँ, वो सारा क्लियर है ना? अभी इसके अलावा ये जैसे कार्डियो मायोपैथी, हार्ट मसल की डिसीज है भाई, ये डिसीज है। प्रोग्नोसिस ज़्यादातर पुअर रहता है। व्हाट इज प्रोग्नोसिस? प्रोग्नोसिस, ये शब्द कहीं पे आए तो इसका क्या मतलब है? प्रोग्नोसिस भाई किसी पर्टिकुलर बीमारी का आगे फ्यूचर में उस पेशेंट के लिए क्या होने वाला है। प्रोग्नोसिस पुअर है मतलब बचना मुश्किल है, प्रोग्नोसिस अच्छा है मतलब ठीक हो जाएगा, वो चीज़ है ये, ठीक है? सो मैं आपको बता रहा था क्या, ये हार्ट मसल डिसीज है, कार्डियोमायोपैथी। मायो वर्ड किसके लिए आता है? पैथी फॉर डिसीज, पैथी फॉर पैथोलॉजी, ठीक है? उससे आया। कार्डियो का क्या मतलब है? हार्ट, ठीक है? इसके अलावा एक चीज़ और होती है, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी ये कुछ एक वर्ड है, ज़रूरी नहीं है कि आपके नीट में आए, लेकिन कहीं कहीं ये क्या होता है, चॉइस में आ सकता है ये चीज़, तो इसलिए जल्दी से सुन लो। हाइपरट्रॉफी होती है हार्ट का जो साइज होता है। देखो एक बात याद रखना, कोई भी अगर आपसे पूछे तो हार्ट के 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल है, ठीक है ना? आपको क्या लगता है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, कौन से पार्ट की वाल सबसे मोटी होगी? राइट वाले लेफ्ट वेंट्रिकल की क्यों होगी भी, क्या लॉजिक है? राइट चाहिए, जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा
इस चारों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको ज़्यादा फोर्स से भेजना पड़ेगा ब्लड? और वो इसलिए भेजना पड़ेगा कि उसको कहाँ भेजना है? पूरी, इसलिए उसको जोर ज़्यादा आएगा। सबसे ज़्यादा मोटी वॉल किसकी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, समझे? क्योंकि ऑर्टा में उसको ब्लड भेज के पूरी बॉडी में सेंड करना पड़ता है। अच्छा, हाइपरट्रॉफी होती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर और राइट वेंट्रिकुलर, दो हाइपरट्रॉफी है। एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल मोटी हो गई है, दूसरा राइट वेंट्रिकल की वॉल मोटी हो गई है, ठीक है ना? राइट की लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल मोटी होती है ना, ज़्यादातर उसका कारण होता है हाइपरटेंशन, बीपी। इस पे आता हूँ मैं अभी, क्या होता है ये हाइपरटेंशन। और राइट वेंट्रिकल की वॉल जो मोटी होती है ना, उसका रीज़न क्या होता है? बेसिकली उसके लंग्स में गड़बड़ होगी, COPD हो सकता है, क्रॉनिक हो। राइट वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ भेज रहा है? पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में भेज रहा है। लंग्स में बिल्कुल लंग्स डैमेज हो चुके हैं। जब लंग्स डैमेज हो चुके हैं तो उसको ज़्यादा क्या करना पड़ता है? जोर लगाना पड़ता है राइट वेंट्रिकल को, क्योंकि वो बिल्कुल डैमेज होता है वहाँ तक पहुँचाने में, ठीक है ना? सो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी जो होती है राइट वेंट्रिकल की, वो आपको क्रॉनिक स्मोकर या COPD में मिल सकती है, ठीक है? और लेफ्ट वाले भी हाइपरटेंशन में मिल सकती है। ये आ गया समझ में? हाइपरट्रॉफी क्या पता लग गया ना? एक वर्ड के रूप में ये आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अभी हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। टेंशन, इसको आप ब्लड प्रेशर भी बोलते हो, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है? अब ये बताइए, जब ब्लड फ्लो करता है एट्रियम के थ्रू, किस में फ्लो करता है? सॉरी, आर्टरी में। आर्टरी की डेफिनेशन क्या है? चलो बताओ जल्दी, स्टैंड अप, चुप। आर्टरी की डेफिनेशन क्या है? वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट से लेके जाता है, अवे फ्रॉम हार्ट, जो हार्ट तक लेके आता है, वो क्या होती है? वेन्स। बैठो। तो ये क्या कहता है? ये जैसे आर्टरी है, जब ब्लड उसमें चलता है ना, तो इसकी वॉल पे कुछ प्रेशर डालता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये डलता है। इसकी वजह से ये जो होता है ना, अब सुनो यहाँ पे, इस प्रेशर को मैं P लिख रहा हूँ, इस पे ध्यान देना। यहाँ पे हार्ट है, ठीक है? ये आयोटा है, ठीक है बेटा? अब मेरी बात सुनिए, जब ये हार्ट क्या हुआ? सिस्टोल में है, तो उस केस में ये ज़्यादा प्रेशर डालेगा। जब ये डायस्टोल में है तब प्रेशर ज़्यादा डालेगा। सिस्टोल में डालेगा ना, यानी कि जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ज़्यादा प्रेशर से डाला है, और डायस्टोल में कम डालेगा क्योंकि हार्ट रेस्ट कर रहा होता है, ठीक है ना? तो एक तो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है? नॉर्मल क्या है? सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक? डायस्टोलिक कम क्यों है? क्योंकि हार्ट इस टाइम रेस्ट कर रहा है, डायस्टोल में है, तो प्रेशर कम है, mm ऑफ Hg, ठीक है? ये प्रेशर होता है, दिस इज नॉर्मल। एक होता है ऑप्टिमल, जो होना चाहिए सबका, वो इससे भी अच्छा है, वो है 110/70। नॉर्मल इज 120/80 ये। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर किसी भी केस में, इफ इट गोज अवे, इट गोज 140/90 से ऊपर चला जाए, देन इट्स हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं। उल्टा ले आओ, ये हाई बीपी, इससे ऊपर जाएगा तभी वो हाई बीपी कहलाता है। और इधर 100/60 कर लो, अगर इससे नीचे जाए तो देन इट्स हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर, दिस इज हाई ब्लड प्रेशर, दिस इज लो ब्लड प्रेशर, ठीक है? समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? अब इसके अलावा मैं क्या बताऊं आपको? हाँ, एक और चीज़ होती है बेटा, व्हाट इज दिस? पल्स प्रेशर। व्हाट इज पल्स प्रेशर? ठीक है, ठीक है? इधर देखो बेटा, इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 50 का है, यहाँ लिख लो 50, ठीक है? इसके बीच में 40। ये जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बीच का डिफरेंस है, दिस इज पल्स प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक
and diastolic blood pressure is the pulse pressure. Pulse pressure should always be more than 30. पल्स प्रेशर को हमेशा 30 से ऊपर होना चाहिए. अगर वो 30 से ऊपर रही है मतलब हार्ट में प्रॉब्लम है. इट शुड ऑलवेज बी मोर देन 30 या 30. वाह क्या बात है. अभी हार्ट में, अच्छा ये तो आपको पता ही होगा. हीमोस्टेसिस क्या है बताइए. व्हाट इज हेमोस्टेसिस? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. हैं? कौन कौन ये बात कह रहा है? आप किसी ऐसे इंसान को मत फॉलो करो जो पहली बार में हमेशा गलत बताता हो, दूसरी बार में ठीक आता हो. आप बताओ क्या है ये दूसरी बार? ठीक है, चलो ठीक है, यही है ना? ठीक है, यही है ना? चलो ये क्या है? देखा, दूसरी बार में ठीक बताना हमेशा, पहली बार में गलत बताना और उसका फॉलो करना. समझ गया? हीमोपोइसिस या एरिथ्रोपोइसिस. इस बार 4th नंबर पे आ गया है, सेकंड पे नहीं, 34th पे ठीक बताया. हीमोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. एरिथ्रोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज. हीमोस्टेसिस और हेमोस्टेसिस ये होता है, क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है. एक और टर्म है होम्योस्टेसिस. जब आप हमेशा की तरह पहला सवाल गलत, पहला आंसर गलत. यस, टेम्परेचर नाम मत लीजिए. इट्स थर्मो रेगुलेशन, इट कैन बी ऑस्मो रेगुलेशन. आपने थर्मल नाम लिया था, टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर नाम आपने बताया, टेम्परेचर नाम लिया था. समझ में आप? जो बॉडी का इंटरनल जितना भी एनवायरनमेंट है उसको अकॉर्डिंग टू आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है इसको बैलेंस करना, दैट्स होम्योस्टेसिस. समझ में आया? वो ये है बैलेंसिंग एक्ट. हीमोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, एरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. हीमोस्टेसिस होम्योस्टेसिस ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है. अब एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से मैं आपसे पूछता हूँ, देखते हैं क्या रहता है. हाँ बेटा, बिठा दो या नहीं है? ओके. ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोएगुलेशन सेम चीज है या अलग अलग है? आज तक आप क्या सोचते आए हो, क्या सेम है ये? अब ये सोचना कि मैंने पूछा है तो इसलिए कुछ अलग होगा, इसीलिए पहला आंसर ही नहीं आया इस बार. दैट्स गुड. गलत करने से अच्छा है चुप रहो. डेड एंटीबॉडीज जो होती है खतरनाक, न्यूट्रलाइज करना ज़्यादा अच्छा वर्ड है. यस. इसमें क्या बनता है? फाइब्रिन. फाइब्रिन क्या करता है? जिसको आप क्या बोलते हो? चोट लगती है. क्लॉटिंग फैक्टर है कौन सा नंबर का? 8 और 9. बेटा तुम्हारे इतने छितर लगेंगे, याद रखोगे. फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन है. फिर मैं फिब्रिन लिख रहा हूँ ना, ये क्लॉटिंग फैक्टर हुआ. फाइब्रिन जो होता है लास्ट में बनता है ना, जब कहीं चोट लगी थी उसके ऊपर, फिर आप देसी भाषा में क्या बोलते हो उसको? क्या आ जाता है वो? खरुंड बोलते हो ना?
वो फाइब्रिन होती है स्टेबल, सबसे लास्ट में जो बनता है। जब ये फॉर्मेशन